हम आपके इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का। चलिए, आ रही है तो चलिए आज शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज का टॉपिक जो है हम शुरू कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक देखा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है जो आप पढ़ रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको कैसे पढ़ाएंगे, साइकोलॉजिकली कैसे पढ़ाएंगे, तो यही होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है, ये भी हम जानेंगे। दरअसल ये क्लासेज जो है रिपीट क्लास है, रिपीटेशन वाली क्लास है, यानी एक बार सारा क्लासेज हो चुका है तो आप लोग दोबारा कर रहे हैं। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ माना गया है। शिक्षा को एक किसी दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता है, यानी एक शिक्षा का जो विज्ञान है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इसका बहुत सारे मतलब है और बहुत सारे टाइप है, प्रकार है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने शिक्षा के बारे में कहा है। जैसे में क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, ट्रो के अनुसार, तो ये दो शिक्षाविद हैं। ये कौन है? शिक्षाविद है, ये साइंटिस्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसे हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी इसे हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। ये कहा ट्रो ने। कौन कहा? ट्रो कहा, ट्रो ने कहा। उसके बाद क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, यानी जन्म जिस समय बच्चा लेता है उस समय से वृद्धावस्था तक जो चीज़ बच्चा सीखता है या जो वृद्ध होते हैं वो सीखते हैं, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। जिस टाइप से सीखते हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान है। तो आप लोग ये जानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में यही जानना है कि हमें बच्चा को पढ़ाना कैसे है, सिखाना कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग परिभाषा दिया। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को एक शैक्षिक विषय माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को विज्ञान माना जाता है क्योंकि इस विषय में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञान किसे माना जाता है? सबसे पहली बात ये आती है, तो विज्ञान उसे माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। तो वैज्ञानिक विधि शिक्षा में भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको जो हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहने का मतलब क्यों हुआ? मतलब हम लोग विज्ञान क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि इसमें जो होता है विज्ञान के रूप में, यानी शिक्षा के विज्ञान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें मनोवैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे में निरीक्षण। क्या है? निरीक्षण। निरीक्षण को रिकॉर्ड रखना, तथ्यों का वर्गीकरण करना, विश्लेषण और सामान्यीकरण करना, प्रमाणीकरण करना, ये सारा क्या है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान का तत्व है। यानी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते समय या शिक्षा मनोविज्ञान को इस्तेमाल करते समय। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया अथवा शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अधिगम की परिस्थितियों को विभिन्न पक्षों में सहायक होता है। यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को सफल बनाने में सहायता सिद्ध करती है। तो जब हम सीखते हैं या सिखाते हैं, यानी बच्चा को जब सिखाते हैं या जब हम कुछ चीज़ को सीखते हैं तो हमें क्या होता है? विभिन्न पक्षों में सहायक होती है। ठीक है, अधिगम की विभिन्न पक्षों में सहायक होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जिस टीचर के अंदर रहेगा वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा से पढ़ा पाएंगे, ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। देखिए, अब आपको ये जानना है अचेतन मन क्या होता है। विद्यार्थी को अचेतन मन को जानना आवश्यक है क्योंकि अचेतन मन बालकों के व्यक्तित्व को पता चलता है।
अचेतन और चेतन मन का क्या मतलब होता है? अचेतन मन का मतलब होता है जो बच्चा कहता नहीं है, जिसे कह नहीं सकता है, लेकिन उसके मन में वो चीज़ चल रहा है, उसे हम लोग अचेतन मन बोलते हैं। नहीं, चूसे क्या होते हैं? वो होता है अचेतन मन। दूसरा है शिक्षण विधियों के सुधार में सहायता। अब हमेशा कुछ ना कुछ सुधार होते रहना चाहिए। टीचिंग मटेरियल में, टीचिंग मेथड में कुछ ना कुछ सुधार होते रहना चाहिए। तो जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण में भी अलग अलग प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, समय दर समय चीज़ें बदलती रहती है। तो बदलाव भी ज़रूरी है ताकि नए ज़माने के हिसाब से, नए सोच के हिसाब से शिक्षा को प्रभावी ढंग से स्टूडेंट के प्रति लागू किया जा सके। अब देखिए, कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के विकास का प्रभाव पुरानी शिक्षण पद्धति पर भारी मात्रा में पड़ सकता है। पुरानी शिक्षण विधियाँ वर्तमान में सफल नहीं हो सकती। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल विधि, शिक्षण विधि में द्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण विधियों का सुधार में सहायक सिद्ध होता है। तो जो पुराना चीज़ है, जो पुराना मेथड है, उस मेथड से बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता है। यानी बच्चों में भी बदलाव की आवश्यकता है। सीखने का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम पुरानी चीज़ें जो चली आ रही थी उसमें हम बच्चों को ही ढालें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो ये हमारा शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि में हमेशा बदलाव की भी आवश्यकता हो सकती है। व्यक्तित्व का अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो बच्चा कैसा है, उस बच्चा का क्या सोच रख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यक्तित्व के विकास का दर, विकास की दशा तथा व्यक्तित्व में किसी प्रकार का न्यूनतम अध्ययन ही नहीं किया जाता है। ठीक है, ये होता है व्यक्तित्व अध्ययन। तो व्यक्तित्व मतलब होता है उसके बारे में आवाज क्लियर नहीं है, बताना। व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्तित्व के बारे में बताना। फैन बंद करो, वो वाला फैन बंद करो। चलिए, अब हम बात करते हैं समायोजन क्या होता है, सीखने की परिस्थितियाँ क्या होता है। तो सीखने की परिस्थितियाँ के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान रहता है। तो हमेशा क्या करना है, सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना है, इसको लर्निंग बोलते हैं। समायोजन क्या होता है, विद्यार्थी अपने समायोजन के अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय इसे अछूता नहीं रह जा सकता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी पुराने ज्ञान में, किसी भी पुराने जो आपके पास नॉलेज है उसमें जोर लेना या उसमें एडजस्ट होना ही समायोजन कहलाता है। जैसे में आप जिस जगह पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उस हिसाब से ढल जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समायोजन करना। अगला है मंदबुद्धि बालक के लिए शिक्षा। मंदबुद्धि बालक का मतलब होता है कि जिसका बुद्धि कम काम करता है या धीरे धीरे काम करता है, उसे बोलते हैं मंदबुद्धि बालक। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए भी शिक्षा आवश्यक है और उसको शिक्षा देने की तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मंदबुद्धि वाले बालक को भी पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। मतलब मंद बुद्धि उसे कहेंगे जो एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उससे कम बुद्धि उसके पास होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। ठीक है, मंद मानसिकता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि को हम लोग बोलते हैं IQ। बुद्धि लब्धि को हम लोग बोलते हैं IQ, नहीं बोलते इसका लड़का का IQ बहुत तेज है। तो IQ साधारण बालक के बुद्धि लब्धि से कम होता है। साधारण बालक के बुद्धि लब्धि से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मंदबुद्धि बालक। तो मंदबुद्धि बालक डल होता है। डल मतलब थोड़ा सा नीचे तबके का होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। ऐसा ना कि ना होती है बट कम होती है। तो क्रो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। तो क्रो ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा, जिसकी IQ जो है 70 से कम होगा। जिसका IQ 70 से कम होगा उसे कहा जाएगा मंदबुद्धि बालक। अब मंदबुद्धि बालक की शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो मंदबुद्धि की शिक्षा वह स्वरूप चाहिए जो पिछड़े बालकों की शिक्षा है, अतः उसकी पुनरावृत्ति ना करे। अमेरिका में मंदबुद्धि बालकों के लिए कार्यान्वयन किए गए कार्यक्रम का पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों और कुछ अन्य बातों निम्न है।
तो ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये अमेरिका में जो मंदबुद्धि बालक के लिए जो उपाय किए गए हैं इसके बारे में। तो मंदबुद्धि बालक को सबसे पहले क्या करना है, जो आप औसत जो जिसका मानसिक ये है मतलब तेज है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, वो वैसा व्यवहार ना करके थोड़ा सा इसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है थोड़ा सा, ताकि उसे उस लेवल तक लाया जा सके। उसको अपेक्षित नहीं करना है, अलग नहीं रखना है, समायोजन रहना है, यानी क्लास में वो रहेगा ही, उसी समय ऐसा काम करना है। चलिए, तब है कार्यक्रम क्या क्या है। जैसे में कार्यक्रम स्किनर के अनुसार अमेरिका में मंदबुद्धि बालक के लिए 3 विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। जैसे पहला है सामाजिक प्रशिक्षण, यानी मंदबुद्धि बालक को सामाजिक प्रशिक्षण की आवश्यक है। दूसरा है अपनी देखभाल की प्रशिक्षण, वो अपनी देखभाल कैसे कर रहा है इसका प्रशिक्षण दे रहा। आर्थिक प्रशिक्षण देना, मतलब रुपया पैसा कैसे कमाए, बालक को छोटे छोटे काम करना सिखाना कि ताकि वो अपने जीवन को कुछ यापन करने के लिए कुछ इनकम भी कर सके। ये सारे कार्यक्रम अमेरिका में चलाए जाते हैं, जो कि अभी भारत में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गई हमारी मंदबुद्धि बालक के कुछ लक्षण, और अमेरिका में मंदबुद्धि बालक को क्या क्या कराया जाता है। ठीक है, स्किनर के बारे में आप लोग जानते हैं। स्किनर क्या है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। अमेरिका के राज्य में मंदबुद्धि बालकों के लिए उसके जीवन की समस्याओं के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ साथ विस्तारित आत्म मूल्यांकन की होता है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, सुनने, निरीक्षण करने, बोलने और लिखने की शिक्षा, स्थानीय यात्राओं कुशलता से करने की शिक्षा, आचार और व्यक्तित्व सामूहिक समाजीकरण कुशलता प्राप्त करने की विधियाँ, धन, समय और वस्तु को उचित प्रबंध करने की शिक्षा, मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा। ये अमेरिका की बात है। ये अमेरिका में जो भी मंदबुद्धि बालक है उनको ये सारी चीज़ बताई जाती है, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है, जो कि यहाँ भी ज़रूरी है। अगर ऐसा आपके सामने में आए, ऐसा ऑप्शन आपके सामने में आए तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी ये अपने यहाँ भारत में लागू नहीं है, लेकिन ये अमेरिका में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि जैसे में कोई, आप मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जिसके पास बुद्धि कम है, तो उसको क्या करिए, उसको भी तो जीवन यापन करना है, उसको भी पैसा चाहिए होंगे, उसको भी समाज में रहना है, तो कुछ ना कुछ उसको बताया जाना चाहिए अलग से, ताकि वो पढ़ाई न भी कर सके तो कुछ और काम कर सके। जो ज़्यादा मंदबुद्धि रहेगा वो बहुत आगे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसको कुछ ऐसा स्किल उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो आगे चलकर अपने जीवन यापन कर सके। जैसे में कुछ ट्रेनिंग हो गई, छोटा मोटा चीज़ बनाने का प्रयास हो गया, समाज में कैसे रहना है इसको बता दिया जाए थोड़ा अच्छा से। जो तेज होगा उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, आप सबों में से बहुतों को, सभी को लगभग कुछ समाज में कैसे रहना है आप खुद सीख ली होइएगा, लेकिन जो थोड़ा सा बुद्धि कमज़ोर होता है उसको बताना पड़ता है। तो ये सारा ट्रेनिंग अभी अपने यहाँ अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये अच्छी बात है। चलिए, अब हमारा है सुरक्षा, प्राथमिकता, चिकित्सा और आचरण संबंधी नियम शिक्षा। ये सारा चीज़ है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है कि ये अमेरिका में क्या क्या सुविधा मिलती है मंदबुद्धि बालकों को। ठीक है, निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य आंकने की शिक्षा, कार्य उत्तरदायित्व, साथियों एवं निरीक्षकों से मिलकर रहने एवं व्यक्तिगत शिक्षण तथा छात्र की संख्या, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है दी जाती है। हमारे अमेरिका की बात हो रही है मंदबुद्धि बालकों को। ठीक है, ये सारी है कि मंदबुद्धि बालकों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। अगला है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है, यानी शिक्षा जो होता है कभी वो उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए, यानी कोई ना कोई उसके अंदर उद्देश्य होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए एक उद्देश्य। चलिए, हैडसन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जो मंदबुद्धि बालक है उसके शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा दैनिक जीवन में व्यक्तित्व, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, स्वास्थ्य आदतों का निर्माण करना। स्वस्थ आदत का मतलब होता है अच्छा आदत,
ठीक है। जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना, ये सारे चीज़ होता है, ये सारे चीज़ है इस शिक्षा का उद्देश्य कि मंदबुद्धि बालक में शिक्षा क्यों दी जाए, तो ये उद्देश्य है, इसके वजह से मंदबुद्धि बालक को शिक्षा दी जाती है। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है जो हमारे दिमाग से हम कितना स्वस्थ है, कितना तेज सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छे से किसी से बात करते हैं, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो ये हमारा हो गया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मानसिक रोगों की अनुपस्थिति, मतलब जिसमें मानसिक रोग ना हो, ठीक है। इसके विपरीत यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का में सक्रिय और निष्क्रिय गुण है। यह गुण उस व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्त होता है जिसका शरीर और मस्तिष्क एक ही दिशा में साथ साथ कार्य करता है। उसे विचार, भावनाएं और सक्रियाएं ही उद्देश्य की ओर सम्मिलित रूप में कार्य करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक। जैसे में हमारा मन, दिमाग, आँख, शरीर सब एक ही काम पर लगा रहता है, हम किसी काम को ज़्यादा अच्छा से कर लेते हैं। लेकिन किसी का मन कहीं और है, बैठा कहीं और है, कर कुछ और रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे मन से सारा चीज़ कंट्रोल नहीं है। हमारा शरीर कंट्रोल नहीं है, हमारा हाथ कंट्रोल नहीं है, हमारा मस्तिष्क कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ हमारे शरीर से कंट्रोल इसका मतलब नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सारा काम जो है एक ढंग से नहीं हो रहा है, एक सिरे से नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य बोल सकते हैं। और जिसके अंदर सारा चीज़ काम से हो रहा है, टाइम पर हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। चलिए, अब है सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो किस हिसाब से प्रभावित हो जाता है, किस कारण से वो बदल जाता है, किस कारण से वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ कारक होंगे। कारक का मतलब होता है कारण भी समझ सकते हैं, या उसको कॉज भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो किस कारण से हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है या बालकों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो सबसे पहला कारण है आत्मविश्वास, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आदमी को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, या उसे विश्वास होता है कि वह अपनी योग्यता के कारण सफलता प्राप्त कर सकता है, या उसे यह भी विश्वास होता है कि प्रत्येक कार्य को उचित बुद्धि से करने से कार्य सफल हो सकता है। तो जिसके अंदर भी आत्मविश्वास होता है, मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, और सबके अंदर एक विश्वास है कि हम इतना पढ़ेंगे कि हमको एक सरकारी जॉब हो जाएगी या हम जीवन में अच्छा कर जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से कर जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको आज भी अपने अंदर कमांड नहीं है कि हमको जॉब नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जिसका मतलब क्या है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। इसका मतलब आपके पास आत्मविश्वास की कमी है। ये आत्मविश्वास की कमी आपको तैयारी करने में, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ने में बाधा देगा। हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वही आपके जीवन में हो जाए। इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। यानी आत्मविश्वास को हम एक ढंग से और कह सकते हैं, आत्मविश्वास को हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सोचा और मुझे लगता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस बोलते हैं। बोलता है नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ फलाना चीज़ बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करो, दम हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़रूरत है दैनिक जीवन में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आप जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, यानी आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी छोटा मोटा काम करने जाइएगा, कोई बिजनेस खोलने जाइएगा, कुछ दुकान खोलने जाइएगा, जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम दुकान खोलेंगे तो मेरा दुकान चलेगा ही चलेगा, तो याद रखिए कि आप अपना दुकान खोल पाएंगे और नहीं आप दुकान चला पाएंगे। ये चीज़ होता है कॉन्फिडेंस। तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब होता है, ये भी बात है कि भाई कॉन्फिडेंस किसी आदमी के अंदर कब होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी जब आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। जब तक आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। जब आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लगातार 2 महीना लगातार क्लास जाने लगते हैं, सवाल बनाने लगते हैं, मैथ साइंस पढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने लगता है कि नहीं, हम तो बहुत चीज़ जान रहे हैं, हम फलाना एग्जाम निकाल भी सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो जिस आदमी का मानसिक स्थिति सही होगा उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, अर्थात आत्मविश्वास बनेगा या बढ़ेगा।
दूसरा है संवेगात्मक परिपक्वता। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार के संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण देता है। इसका अभिप्राय यह है कि उसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, संवेग नियंत्रण रखने और उसके वांछनीय ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। कहने का मतलब संवेगात्मक परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब होता है कि आप कितना मैच्योर है। संवेगात्मक का मतलब होता है जैसे में क्रोध, प्रेम, ये सारा चीज़ क्या है, ये हमारा संवेग है। मतलब कुछ चीज़ तुरंत उत्पन्न हो जाता है किसी चीज़ में, तो ये सब क्या है, संवेग है। तो ऐसा चीज़ जिसमें भय भी होता है, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब क्या है, संवेग है। और इन सबों का नियंत्रण करने की क्षमता जिसके अंदर होता है, उसी को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य बोल सकते हैं, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। जिस भी आदमी को देखिएगा, आप कहिए कभी कभी आपके सामने में भी ऐसा कुछ लोग आते होंगे या कुछ ऐसा होता होगा कि जैसे में कोई आदमी आपके आसपास के होंगे और बोलते कि इसको कुछ मत बोलो, ये पागल है, कुछ बोल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वो किसी चीज़ को सहन करने की क्षमता नहीं है, यानी संवेग को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। अगर जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है, उसे भी मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। जिसके अंदर ये सारी क्षमताएं होती है, उसी को बोला जाता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। फ़ोन देख लीजिए किसका है, फ़ोन देख लीजिए, सूरज फ़ोन देख लीजिए किसका है। चलिए, तो ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य, यानी संवेगात्मक परिपक्वता जिसके अंदर होगा उसे माना जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। चलिए, अब है सहनशीलता। तो कहा जाता है, जो भी होगा बात कर लीजिएगा। कहा जाता है कि जितना पेड़ में फल लगता है, जिस पेड़ में फल लदा होता है वो पेड़ झुका होता है। अर्थात जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर जिम्मेवारी होती है, वो सहनशील होता है। तो जितने भी कहा जाता है पढ़ा लिखा लोग होता है, तो कहता है पढ़ा लिखा लोग सहनशील होते हैं। ऐसा इसलिए कि ज्ञानवान लोग जो होते हैं, जिसके अंदर बुद्धि विवेक होता है, वो जल्दी किसी चीज़ से लड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लड़ेंगे तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति में सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता भी एक बुद्धि का ही एक प्रकार है, और इसे हम लोग कह सकते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा सहनशीलता है, इसका मतलब उसका बुद्धि जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। तो जो भी अच्छे आदमी आपको मिलेंगे, पढ़े लिखे आदमी मिलेंगे, जल्दी गरमाएंगे नहीं, जल्दी अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। तो ये सहनशीलता होती है। सहनशीलता भी मानसिक स्वास्थ्य में ही आता है, और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, समझिए कि उसका मानसिक स्वास्थ्य उतना प्रॉपर नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य की कमी वहाँ भी है, तो सहनशीलता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा सहनशीलता के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं वातावरण का ज्ञान। वातावरण का ज्ञान, ऐसे व्यक्तियों को वातावरण और उनकी शक्तियों का ज्ञान होता है, और इस ज्ञान के आधार पर यह निर्भर होकर भावी योजना बनाता है। तो जिसका भी बुद्धि ज़्यादा अच्छा होता है या अच्छा होता है, उसको क्या होता है, पर्यावरण का भी ज्ञान होता है, ताकि वो आगे क्या निर्णय लेगा, क्या योजना बनाएगा, क्या प्लान करेगा, वो ज्ञान होगा तभी तो प्लान करेगा। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको क्या करना है, कुछ ऐसा फसल लगाना है या गोभी लगाना है, तो मालूम होना चाहिए ना कि गोभी ठंडा में होता है कि गोभी गर्मी में होता है। तो ये चीज़ भी मालूम उसको होना चाहिए, यानी वातावरण का ज्ञान भी रहना चाहिए कि किस वातावरण में क्या होता है, किस वातावरण को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जिसको वातावरण का ज्ञान अच्छा रहेगा, उसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है या माना जा सकता है। जीवन दर्शन, ठीक है, जीवन दर्शन का मतलब होता है कि हम जो जी रहे हैं और हमारा जो जीने का तरीका है, हम जो जी रहे हैं और हमारे जीने का तरीका है, उस तरीका को कैसे जीना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे देश में रहना है, कैसे हमें अपने आप को एक लेवल तक ले जाना है, एक ऊंचे स्थान तक ले जाना है, और कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाना है, ताकि जब हम रहें या धरती पर ना रहें, लोग हमारा
आदर पूर्वक हमारा नाम ले, हमारा सम्मान ले। हम मनुष्य इस धरती पर आए हैं तो हमारे कुछ न कुछ कर्तव्य है, कुछ न कुछ दायित्व है। इस दायित्व और कर्तव्य को कैसे निभाएंगे? तो जीवन दर्शन यही सिखाता है कि आपको जीना कैसे है, नहीं आपको जीना कैसे है। तो जीवन दर्शन की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर जिसके अंदर जीने की कला नहीं है, समझिए कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अर्थात हम जितना भी चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ इस आदमी में होना चाहिए, हर एक आदमी में होना चाहिए, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मनुष्य होने के लिए। ठीक है, अब देखिए निर्णय की करने की योग्यता। जिसका मानसिक स्थिति सही होता है वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा से निर्णय करता है, ज़्यादा अच्छा से निर्णय करता है। जिसका मानसिक स्थिति कमज़ोर होता है वो किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाता है। जिसका मानसिक स्थिति अच्छा होता है उसका निर्णय क्विक फास्ट होता है, तेज होता है और सटीक होता है। जिसका मानसिक स्थिति कमज़ोर होता है उसका निर्णय धीरे धीरे होता है, न के बराबर होता है और फास्ट भी नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े ज़िला की, बड़े बड़े राज्य की दायित्व संभालने वाली जो जॉब होती है उस सारे जॉब में इंटरव्यू लिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है और ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है कि आप इस परिस्थिति में आप क्या एक्शन लेंगे, क्या आपका प्रतिक्रिया होगा। ये सारी चीज़ों को जानकर आपका क्या रिप्लाई होता है, आप कितना अच्छा जवाब दे पाते हैं, उसी हिसाब से आपका चयन होता है। ये इसलिए ही होता है कि आप किसी चीज़ का निर्णय, सही निर्णय, ऐसा नहीं कि कुछ भी निर्णय ले लें। कोई भी इमरजेंसी हो जाए आपके सामने में, आपके आसपास में, तो आप एक सही निर्णय आप ले पाते हैं या नहीं। अगर आप सही निर्णय ले पाते हैं तो आपका आईक्यू बहुत अच्छा है। अगर आप निर्णय ने तो ले लिया लेकिन सही निर्णय नहीं रहा तो समझिए कि आपके दिमाग में कुछ कमी है। आपके कहने का मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति के पास निर्णय की क्षमता अधिक होगी या ज़्यादा होगा तो वो अच्छा व्यक्ति माना जाएगा, वो अच्छा पर्सन माना जाएगा। तो ये हो गया निर्णय करने की योग्यता किसी व्यक्ति में होना चाहिए। वो भी क्विक निर्णय यानी जल्दीबाजी में किया निर्णय, लेकिन सटीक भी होना चाहिए। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति होते हैं, या बहुत सारे आप सभी लोग ऐसे हैं, तो जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं वो सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर कुछ न कुछ जागरूक है। आप सभी लोग समय के हिसाब से चीज़ों का ग्रहण करते हैं। जैसे में बहुत सारे लोग हैं कि ठंडा का मौसम है, कुल्फ़ी खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका मानसिक स्थिति सही है नहीं, या आपको कुछ ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है और वैसा ही कुछ चीज़ खा रहे हैं जिससे और प्रॉब्लम बढ़े, तो ये क्या हो गया कि आपके मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो जिसका मानसिक स्थिति सही माना जाता है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर होता है और स्वास्थ्य के चीज़ को भी अपने गंभीरता से लेता है। और ये सारे चीज़ों बताने का मेरा मतलब ये था कि ये सारे चीज़ों का विकास आपको बच्चों में करना है, यानी बच्चों को कैसे गंभीर बनाना है, किसी भी चीज़ के प्रति कैसे सोचना चाहिए, ये सभी चीज़ पहले आप जानेंगे, फिर आप बच्चों को बताएंगे। तो व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना भी होना चाहिए, नहीं कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे कौन चीज़ करेंगे जिससे आपको नुकसान ना हो। ठीक है, अगला है सामंजस्य। सामंजस्य की योग्यता। सामंजस्य का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका दिमाग शार्प होता है, तेज होता है, कुशल होता है, वैसे व्यक्ति अपने पीछे 50 लोगों को रखते हुए भी सब में सामंजस्य बैठाने में सफल होते हैं। जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं होता है, या जो उतना अच्छा जिसका बुद्धि नहीं है, वो दूसरे आदमी रहेगा, दोनों झगड़ा कर ले। लेकिन जिसके पास अच्छा विवेक है वो 50, 100, 5000 लोग भी रहेंगे फिर भी सबके साथ मिलके वो एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिए कि जो झगड़ा करता है वो समझिए कि उसके पास बुद्धि की कमी है, यानी उसके अंदर सामंजस्य की क्षमता नहीं है। सामंजस्य का मतलब होता है कि सभी को समान मौका देते हुए सभी के प्रति आदर और सम्मान रखना और सभी को एक साथ लेकर चलना, इसी को हम लोग सामंजस्य बोलते हैं। तो सामंजस्य की क्षमता जो होती है वैसे लोगों में होती है जिनका बुद्धि का विकास हो गया रहता है। अब है आत्म मूल्यांकन की क्षमता। आत्म मूल्यांकन का क्षमता का मतलब होता है, आत्म का मतलब होता है खुद, और मूल्यांकन का मतलब होता है जांच करना। तो
जो अच्छे बुद्धि के व्यक्ति होते हैं उनमें आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है, यानी वो खुद के बारे में परख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ करने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आत्म मूल्यांकन। तो आत्म मूल्यांकन भी उस व्यक्ति में होना चाहिए, ठीक है। जिसका भी आत्म मूल्यांकन अच्छा रहेगा वो व्यक्ति को अच्छा माना जाएगा। अब है वास्तविक संसार में निवास। जिसका बुद्धि सही होता है वो वास्तविक संसार में निवास करता है, यानी वो जो धरती पर चल रहा है, जो हमारे आसपास घट रहा है, उसी में वो रहता है। और जिसका मानसिक स्थिति नहीं रहता वो ख्यालों में खोया रहता है। हाँ, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, मतलब ख्वाब में खोए रहता है। तो ख्वाब में खोने वाला लोग को हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कर सकते हैं, पागल भी कर सकते हैं। तो जितने भी मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं वो जीवन जो होता अभी जो चल रहा है, जो अभी जो हो रहा है, यानी वास्तविक संसार में जो अभी चल रहा है उसी पर बात करते हैं, उसी पर विचार करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को सपना पाले देखे होइएगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन घर में बैठ के ये सब सोचता रहता है। इसी को हम मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति उसको या अच्छा व्यक्ति तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो काम नहीं कर रहा है और ख्वाब देख रहा है, यानी वास्तविक जीवन से ऊपर देख रहा है ख्वाब। तो ये भी नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर वास्तविक संसार में निवास करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये भी हो गई। उसके बाद है आत्मसम्मान की भावना। ऐसे व्यक्तियों में आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा होती है जिसका मानसिक स्थिति सही होता है। आत्मसम्मान का मतलब होता है कि अपनी सम्मान, अपने आप को सम्मान देना कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, मुझे प्राउड है कि हम बिहारी हैं, मुझे प्राउड है कि हम इंडियन हैं, मुझे प्राउड है कि हम गांव से हैं, मतलब ऐसा कुछ, यानी वो चीज़ का आत्म होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हम फलाने काम कर रहे हैं जिसके लिए मुझे गर्व है, वो काम ज़्यादा अच्छा है। यानी आप कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे उसको खुद के अंदर हीन भावना हो कि भाई हम ये क्या कर लिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो आत्मसम्मान का मतलब होता है कि अपने प्रति सम्मान व्यक्त करना, दूसरे से सम्मान नहीं लेना है और नहीं दूसरों से अपेक्षा करना है कि अगला हमको कुछ सम्मान हमको देगा। तो आत्मसम्मान तो होना चाहिए, यानी आपको कोई कुछ कह रहा है आप उसे सुन रहे हैं, ये आत्मसम्मान नहीं होता है। तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी होती है। ये तो हो गए हैं हमारे जितने भी लोग हैं जिनके अच्छे मस्तिष्क है, उन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अब है शारीरिक विकास की अवस्थाएं। शरीर, जब हमारा शरीर विकास करता है तो हर एक अवस्था में भी विकास करता है, अलग अलग अवस्था में विकास करता है। ऐसे विकास जो होता है जन्म से लेके, यानी गर्भ से लेके कब्र तक, नहीं कब्र तक विकास होता रहता है, चलता रहता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। विकास हमेशा एक समान नहीं होती है, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो विकास अलग अलग हो सकता है। तो बालक एक शरीर के रूप में जन्म लेता है, उसका शरीर माता के गर्भ में विकसित होता है और पूर्ण विकसित होने पर जन्म लेता है। अतः बालक का शारीरिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में इस प्रकार देखा जा सकता है। तो सबसे पहला है जन्म पूर्व शारीरिक विकास। जन्म पूर्व का मतलब होता है गर्भ काल में, जिस समय बच्चा गर्भ में होता है उसे हम लोग बोलते हैं जन्म पूर्व, नहीं जन्म पूर्व। तो गर्भ में भी बच्चा का विकास होता रहता है, गर्भ में भी बच्चा का विकास होता रहता है। एक छोटा सा कण से स्टार्ट होते होते बच्चा इतना बड़ा होता है, फिर वो बाहर निकलता है, नहीं तो ये हो गया जन्म पूर्व। अब देखिए गर्भ की स्थिति में किस प्रकार होती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे बालक और किशोर जानना चाहते हैं। माता पिता बच्चों को बताना नहीं चाहते हैं और अध्यापक घुमा फिरा कर कह देते हैं। उनकी जिज्ञासा और बढ़ने लगती है। गर्भावस्था शिशु के जन्म के विषय में माताएं अन्य बच्चों को अनेक प्रकार की भ्रांतिपूर्ण जानकारी देती है। अतः शिशु जन्म की प्रक्रिया ज्ञान बालक के स्वास्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है। अब देखिए ये बुक क्या कहना चाह रहा है। ये बुक ये कहना चाह रहा है कि आपको जब भी आप 9th में रहे हो, सच्चाई होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के साथ ये घटना घटी होगी, इवन मेरे साथ भी घटी है। जब आप 9th में होंगे, 10th में होंगे या 11th 12th में होंगे तो बहुत ऐसा चैप्टर होंगे बायोलॉजी वगैरह में जो सर पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि सर को नहीं आता है, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, उस चीज़ को छोड़ छाड़ देते हैं, घुमा उमा के छोड़ देते हैं।
तो वो इसलिए कि या तो उनको शर्म महसूस होता रहता है या उनको लगता है कि कैसे ये बात बोले। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब बिहार बोर्ड या सरकार की समिति या टीम जिस चीज़ को बताने के लिए आपके बुक में छापा गया है, अगर इतना ही ख़राब बात होता तो बुक में आता ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज न होने के कारण ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, नॉलेज रहता है तो हो सकता है कि उस चीज़ से बचा जा सके। तो बहुत ऐसा सिलेबस है, बहुत ऐसा चैप्टर है जो बच्चा अपने क्लास में अपने टीचर्स के साथ अच्छा से शेयर नहीं कर पाते हैं। इसमें टीचर्स भी ऐसा नहीं करते हैं या बालक भी अपना छोड़ छाड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों को हुआ होगा, कुछ चैप्टर ऐसे आए होंगे जहाँ पर टीचर सीधे कह दिए कि हाँ जाओ पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, मतलब सीधे आगे बढ़ गए होंगे, स्किप कर दिए होंगे। बहुत सारे लोगों में से मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट का ऐसा समस्या होगा। जिनके पास ऐसा समस्या था, एक बार हाँ लिख के मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप बोलते हैं, ये यूट्यूब पर ही कमेंट कर दीजिए, हम जान जाए। चलिए, तो सभी के पास ये समस्या था, मेरे पास भी ऐसा समस्या था कि टीचर कुछ चैप्टर को नहीं पढ़ाते थे और बाद में खास करके लड़की लोगों को उनकी माताएं जो है कुछ जानकारी देती थी, लेकिन गलत जानकारी, भ्रांति वाली जानकारी। जो भ्रांति मतलब होता है ना, जो वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं, जो लोग कह दिया है उसे वो मानते आ गए। ये भ्रांति वाला जानकारी भी और ख़तरनाक होता है। जानकारी न होना अलग बात है और जानकारी गलत होना अलग बात है, और दोनों में बहुत अंतर है। तो ये चीज़ है, तो यही चीज़ इसमें कहने का कोशिश कर रहा है कि जन्म से पूर्व शारीरिक विकास के बारे में बच्चा को सही से टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, और नहीं पढ़ाने की वजह से सभी को और जिज्ञासा होता है। आप लोग कभी ध्यान देते होइएगा कि जो चीज़ कोई आपको नहीं दिखाएगा उसे आपको देखने को और ज़्यादा मन करेगा, या थोड़ा दिखा देगा तो देखेंगे और पता नहीं क्या है। अब कोई सामान है, ये सिंपल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ऐसा होता है। कोई सामान आपके पिताजी लाए हैं और कई मजाक में ही या आप ही कुछ छुपा के बुआ को देखकर नहीं दिखाओ, अब आपके सामने से दिखा रहा है कि कुछ छुपा के ले जा रहा है, तो आपका दम तुरंत प्रबल मन हो जाएगा कि मुझसे देखिए उसमें आखिर है क्या कि छुपा के ले जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल ले जाते हैं तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। तो यही चीज़ है। तो कुछ चीज़ की जानकारी अगर हम उल्टा पुल्टा गोल गोल घुमा घुमा कर देने लगते हैं तो बच्चों को जिज्ञासा और बढ़ जाती है, पता नहीं इसमें क्या होता होगा, कैसे होता है, क्या है, नहीं है, फलान फिलान। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक तरह से भ्रांतिपूर्ण जानकारी हो जाती है, और ये जो होता है आदमी के लिए खराब भी हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर पढ़ने के लिए ही दिया हुआ है। अगर हम लोग के सुनने लायक नहीं होता, पढ़ने लायक नहीं होता, तो वो चीज़ किताब में देता ही नहीं। सिंपल सी बात है। चलिए अब जानते हैं, स्त्री तथा पुरुष में गोनाड ग्रंथियों में पुरुष प्रजनन कोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे शुक्राणु कहते हैं। पुरुष में जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। जो असंख्य होता है, यानी एक दो नहीं, बहुत सारा, अगर 5 ml गिरे तो कितना करोड़ शुक्राणु उसमें होता है, जो उसे हम लोग असंख्य बोल सकते हैं। तो होता कैसा है? असंख्य होता है। और स्त्री के डिंबाशय नहीं, डिंबाशय एक अंग होता है जिसमें डिंब उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग अंडाणु भी कहते हैं, अंडाणु। तो पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु जब आपस में मिलता है तो ही गर्भधारण होता है। क्या होता है? गर्भधारण होता है। ठीक, इनकी संख्या भी असंख्य होती है। स्त्री का प्रजनन अंग क्या है? डिंबाशय है। चलिए, स्त्री की आयु विस्तार में कुल 500 डिंबाशय उत्पन्न होती है। प्रति मास एक डिंब परिपक्व होकर गर्भनालिका में आ जाता है। अब देखिए, लगभग 500 डिंब उत्पन्न होते हैं, और हर एक महीना में एक डिंब जो होता है वो व्यस्त चला जाता है। कब? जब ये शुक्राणु जो है, शुक्राणु उसके पास जब तक नहीं पहुंचता है, जिसे हम लोग MC बोलते हैं, मंथली सर्कुलर स्थिति उसको बोलते हैं।
मंथली सर्कुलेशन होके ये बाहर निकल जाता है, यानी बर्बाद होकर वेस्टेज हो जाता है, यानी पानी वेस्ट हो जाता है। ये जो शुक्राणु जो अंडाणु जो होता है ये वेस्ट हो जाता है मंथ में एक बार। जैसे महिला लोगों में हम मंथली बोलते हैं या मासिक धर्म बोलते हैं, या हम लोग शॉर्ट में इसको MC भी बोल देते हैं। तो ये डिंबाशय परिपक्व होकर गर्भनालिका में आता है और यहाँ शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है, यानी शुक्राणु की इंतजार करता है कि आएगा तो हम फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइज मतलब होता है निषेचन, नहीं फर्टिलाइज हो जाएंगे। लेकिन जब नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, तो वो फिर पानी खून के रूप में, ब्लडिंग के रूप में वो बाहर निकल जाता है, जो कि निकलना ज़रूरी है। और जिस महिला को नहीं निकलता है तो वो भी समस्या है, जिसको निकलता है समझिए कि वो स्वस्थ है। नहीं, जिसको भी देरी हो जाता है 2 महीना 4 महीना के बाद निकलता है तो समझ रहे हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसे डॉक्टर से चेक कराने की आवश्यकता है, जो कि हर महीना में होना चाहिए। 2-4 दिन लेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन लेट हो रहा है तो समझिए कि वो उसके लिए सही नहीं है, खतरनाक है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितना भी अंडाणु होता है जो डिंबाशय से उत्पन्न होता है वो क्या करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर शुक्राणु नहीं आता है तो फिर वो निकल जाता है ऑटोमेटिक। चलिए, अब इसका आकार की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर होता है। इसकी झिल्ली होती है, यह स्वयं में गतिमान नहीं होता है। हाँ, शुक्राणु माता के गर्भ में प्रशिक्षित डिंबाणु से मिलने के लिए दौड़ते हैं। उसमें से जिसका भी संयोग डिंब से हो जाता है उसी में गर्भ स्थिति हो जाती है। शिशु का जन्म अवस्था सुविधा के लिए इन भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, जो शुक्राणु होता है ये गतिशील होता है, ये होता है गतिशील, जबकि जो अंडाणु होता है ये गतिशील नहीं होता है, ये गतिशील नहीं होता है, यानी ये एक ही जगह पर रहता है। जब ये शुक्राणु प्रवेश करता है तो ये भागने लगता है, इसमें से करोड़ों रहता है, एकदम बहुत तेज में भागता है। इसके पास जो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने में सक्सेस हो जाता है, काबिल हो जाता है, वही क्या करता है कि एक भ्रूण का निर्माण करता है, एक बच्चा का निर्माण करता है। कभी कभी जो आप सुनते होइएगा कि 2 हो गया, जुड़वा बच्चा भी आप लोग सुने होंगे, कभी कभी तो सुने होंगे 3-4 भी, लेकिन जुड़वा बच्चा अक्सर देखा जाता है। जुड़वा बच्चा भी होने का यही कारण है कि निषेचन करते समय दो अंडाणु शुक्राणु एक साथ मिल गया और दोनों फर्टिलाइज हो गया तो जुड़वा बच्चा होगा। नहीं, ये चीज़ है। आप देखिए, इसको 2 भाग में बांटा सकता है, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और भ्रूणीय अवस्था। शिशु का जन्म एक ही संपूर्ण सतत प्रक्रिया का परिणाम है। यह समय वह कैलेंडर तथा मास के 10 चंद्रमास अथवा 280 दिन का होता है। हाँ, असामान्य अवस्था में यह समय 7 कैलेंडर मास यानी न्यूनतम 334 दिन में या अधिकतम होता है, या इस अवस्था में यह विशेष दिखाई देता है। कहने का मतलब 280 दिन, ज़्यादातर आपको यही ध्यान रखना है कि 280 दिन नहीं, या 10 चंद्रमास इसको कहा जाता है। ठीक है, सामान्य शारीरिक विकास, शारीर विकास का सामान्य एक सा होना चाहिए। मानसिक विकास इसका निकट संबंध है। स्नायु प्रणाली, मांसपेशियाँ, इंड्रोसिन ग्रंथियाँ, शरीर का आकार, ये सारे चीज़ें जो है सामान्य शारीरिक विकास है जो होते रहते हैं। और भिन्न शारीरिक विकास का प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप से होता है। यह भिन्नता पद के रूप में पाई जाती है। यानी शरीर का विकास जो होता है हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, सभी का विकास अलग अलग ढंग से होता है। चलिए, पहले 2 वर्षों में विकास की तेजी होती है, 11 वर्षों तक विकास की गति धीमी होती है, 11 से 15 वर्ष तक विकास में ज़्यादा गति आ जाती है, 16 से 18 वर्ष तक फिर विकास धीमी हो जाती है। अब हम शरीर के विकास को अनेक पक्षों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 2 वर्ष में विकास तेज होता है, 11 वर्ष तक विकास धीरा हो जाता है, 11 से 15 तक विकास में फिर गति आती है, 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चा का फिर विकास कम जाता है। ये विकास का कुछ तरीका है। तो तब तक आप इसको देखते ही, हम 2 मिनट चेक कर ले आप लोगों का कमेंट वगैरह। चल रहा है।
अब बात करते हैं शरीर के विकास के बारे में। देखिए, शरीर का विकास की बात किया जाए तो उसमें हम सबसे पहले आकार की बात करेंगे। तो शरीर के आकार से हमारा अभिप्राय है ऊंचाई, भार से। ये दोनों मिलकर विकास को निश्चित रूप में एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। आकार से क्या होता है कि एक स्वरूप प्रदान होता है विकास में। विकास में क्या प्रदान होता है? एक प्रकार का स्वरूप प्रदान होता है। कद क्या होता है? जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है और 1 वर्ष में शिशु का लंबाई जो होता है 27 से 28 इंच हो जाता है और 2 वर्ष में 31 इंच और 7 वर्ष में 40 से 42 इंच तक बढ़ती है। ये इंच का कुछ मैटर है जो आप लोग लिख सकते हैं। भार की बात किया जाए तो जन्म के समय बालक का भार 5 से 30 पाउंड तक होता है। भार में वृद्धि का समय लगभग सभी बालकों में समान रहता है। पहले वर्ष के अंत में बालक का भार उसके जन्म के भार से दुगुना हो जाता है। यानी बच्चा जब 1 साल का होता है तो जितना जन्म लिया जाता है उसके दुगुना हो जाता है। अगर बालक 5-4 किलो का था जन्म के समय में तो साल भर पूरेगा तो वो लगभग 8 किलो का हो जाएगा। शरीर के आकार में विभिन्नता। बालक जन्म से शरीर के आकार में विभिन्नता होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें यह भिन्नता अधिक प्रकट होने लगती है। यानी शरीर का जो आकार है, लंबाई है, उस सभी आदमी में अलग अलग ढंग का होता है। ये बालक के बचपन में ही हो जाता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ही मालूम हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा। थोड़ा बहुत लोग अपना अनुमान लगा लेता है कि लंबा होगा या नॉर्मल होगा या मीडियम होगा या छोटा होगा, ये लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन लंबाई जो होता है बालक को धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब समझ में आता है कि छोटा होगा कि बड़ा होगा। जन्म के समय में लगभग सब दिखता एक ही टाइप से है, लेकिन वहाँ भी अंतर होता है अगर आपको गौर से देखना होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया शरीर के आकार में भिन्नता। चलिए, आपको पता है कि जन्म के समय जो होता है लड़की बड़ा होता है या लड़का बड़ा होता है? बताइए। चलिए जल्दी आपको कमेंट करके दिखाना है। बताया कि ये चीज़ हम बता चुके हैं। जिन लड़कियों का जन्म के समय भार 9 पाउंड था उसमें 7 वर्ष की आयु में 11 से 12% की भिन्नता पाई गई। सिर जन्म के बाद सिर का अनुपातिक रूप से बढ़ता है। जन्म के समय सिर के पूरे शरीर का 22% होता है। यदि यह अनुपात बना रहा तो प्रौढ़ अवस्था में लगभग 16 इंच का होगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चा का जन्म हो जाने के बाद सिर का पूरा निर्माण होता है। अगर कोई बच्चा है 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन या 1 महीना का बच्चा, उसको छुइएगा तो पूरा गलगल करता रहता है, यानी शरीर का निर्माण नहीं हुआ रहता है, सिर का निर्माण नहीं हुआ रहता है। वो जन्म होने के बाद निर्माण होता है और जन्म लेने के 1 साल तक वो सिर का जो आकार है वो ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन 1 साल के बाद वो आकार बढ़ना घट जाता है। अगर वो इसी हिसाब से अगर बढ़ता रहेगा तो शरीर का 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा शरीर। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मेन रूप से जो है जन्म के बाद जो होता है लगभग कुछ दिनों तक बढ़ता है। चेहरा की बात किया जाए तो चेहरा के ऊपर का भाग शीघ्र ही पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सिर चेहरे से अधिक लंबा होता है। सिर का निचला भाग बाल्यकाल के मध्य में सिर के अनुपात में छोटा होता है। 60 वर्ष की आयु तक चेहरा का ढांचा जन्म की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से धड़ की बात किया जाए, ऊपर का भारी भाग संतुलित रूप में बैठता है, खड़ा होता है, चलता है। हाथों तथा अंग के विकास से ही उसके धड़ का अनुपात व्यक्त होता है। तो ये तो हो गया धड़। भुजा और टांग की बात करें तो शरीर में हो रहे परिवर्तन से ही प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है। नवजात को हाथ पैर उंगलियां छोटी होती है। 14-15 वर्षों तक इसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगर किसी का उंगली का लंबाई 14-15 वर्ष में जो है वो अनुमान है कि उससे ऊपर जो भी रहेगा उतना ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। हड्डी की बात करें तो शुरुआत में बालक की हड्डियाँ ज़्यादा होता है, तो बालक की हड्डी जो होता है प्रौढ़ की हड्डी से कोमल होता है और धीरे धीरे उसके आकार में परिवर्तन में तीव्रता आ जाती है। अनेक हड्डियों का विकास होता है। जन्म के आरंभिक अवस्था में हड्डियों के विकास में तीव्रता रहती है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती है और पूर्णता आने पर उसमें 350 हड्डियाँ हो जाती है। फिर कुछ हड्डी समाप्त हो जाती है और पूर्ण परिपक्व अवस्था में इसकी संख्या 206 होती है। 3 चीज़ ध्यान रखना है कि जन्म के समय 270 हड्डी होता है और पूर्णता आने तक उसका हड्डी 350 हो जाता है, यानी 350 हो जाता है। फिर कुछ हड्डी टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। बाद में लास्ट में 206 हड्डी
बचता है। बात करेंगे मांसपेशियां तथा वसा की, तो बालक के भार की वृद्धि मांसपेशियां तथा प्रसार के कारण होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दांत। बच्चे में अस्थाई, दो तरह के दांत होते हैं जिसको हम लोग अस्थाई और अस्थाई बोलते हैं। अस्थाई का मतलब होता है जिसको हम लोग दूधिया दांत बोलते हैं। तो अस्थाई दांत जो होता है बच्चे में पाए जाते हैं। अस्थाई दांत की संख्या 20 तथा अस्थाई दांत की संख्या 20 तथा अस्थाई दांतों की संख्या 32 होता है। यानी जन्म के समय बच्चों का जो दांत होगा 20 ही होगा शुरुआत के समय में। जब दोबारा एक बार टूट जाएगा, दोबारा सारा जन्म लेगा तो 32 हो जाएगा, यानी 32 दांत हो जाएंगे। अस्थाई दांत छोटे तथा कमजोर होते हैं, अस्थाई दांत लंबे तथा मजबूत होते हैं। चलिए, आंतरिक अवयव। आंतरिक अवयव क्या है? शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास उनके रूपों में होता है। यह विकास क्या क्या होता है? रक्त संचार, पालन संख्या, श्वसन प्रणाली में होता है। किशोरावस्था में विशेष लक्षण, 6 से 8 वर्ष की आयु तक बालक की ऊंचाई 2 या 3 इंच तक बढ़ती है। 12 वर्ष की आयु तक लंबाई तीव्र गति से होती है और 10 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का भार शरीर का 1/8 भाग हो जाता है। ठीक है, तौल की दृष्टि में बाल्यावस्था में मानसिक पूर्ण रूप में विकास कर लेता है। जो मस्तिष्क जो होता है वह पूर्ण रूप में विकास कर लेता है। तो ये तो हमारा हो गया कि हम लोग जो पढ़े थे जिसमें कि कैसे कैसे आदमी का विकास होता है, किस किस चीज़ का कितना किलो का बच्चा में होता है, किस स्टेज में यानी किस उम्र में विकास ज़्यादा होता है, किस उम्र में विकास कम होता है, हड्डियों की संख्या शुरुआत में कितनी रहती है, फिर बीच में कितनी हो जाती है और अंत में कितनी होती है, दांतों की संख्या शुरुआत में कितना होता है जिसको अस्थायी दांत बोलते हैं, फिर अस्थायी दांत, फिर इसके बाद अस्थायी दांत क्या होता है, उसकी संख्या कितनी होती है। ये बेसिक चीज़ ही जान कर रखना है। आप सबको बता दें कि शिक्षक बनने के लिए अब आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। नया नियमावली आ गया है, तो जितने भी लोग शिक्षक बनने का सोच रहे हैं वो आगे डीएड बीएड तो कर नहीं लेंगे, उसके साथ साथ आपको बीपीएससी का तैयारी भी करना होगा। बीपीएससी तैयारी का मतलब हो गया है कि उसमें लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट जनरल कंपटीशन से पूछे जाएंगे, जिसको हम लोग जीके जीएस बोलते हैं। यानी जीएस वगैरह भी आपको अब अच्छा से पढ़ना होगा। अब टीचर बनने के लिए केवल सीटेट पास होना ही आवश्यक नहीं है, सीटेट के अलावा भी आपको बीपीएससी का एग्जाम देना होगा। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि शिक्षक ऐसे शिक्षक आएंगे जिनमें वास्तव में टैलेंट होगा। दूसरी बात, शिक्षकों की सैलरी भी 3 गुना ज़्यादा मिलेगी पहले शिक्षक के मुकाबला। तो ये अच्छी बात है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये आपके टीचर्स एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन साथ साथ आपको बीपीएससी जैसे एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा 10th लेवल तक का, ज़्यादा नहीं, 10th लेवल तक का ही होगा। तो आप इन सब चीज़ों का भी अध्ययन रेगुलर करते रहेंगे ताकि आप एक सफल शिक्षक या शिक्षिका बन पाए। तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ है। अब कल जो हम लोग ये अगला जो हम लोग पढ़ेंगे रुचि क्या होता है, रुचि का अर्थ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जिनको भी कोई डाउट दिक्कत हो तो आप कमेंट करके रखेंगे, हम कल उसको हम लोग बैकअप में लेंगे। वहाँ से नहीं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।